स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। लेक्चर हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पे क्रम वाइज पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन कि घर्षण क्या है। कुछ उदाहरण लेते हैं। माना कोई गेंद हमारे पास है, हमने उसको फर्श पे एक बल देके लुढ़का दिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो गेंद रुक जाती है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि कोई ऐसा बल उस गेंद पे लग रहा है जो उसकी गति का विरोध कर रहा है। जब कभी आप कोई बक्सा देख लो, उसको फर्श पे खिसकाने की कोशिश करो तो हमको एक बल लगाना पड़ता है खिसकाने के लिए। अर्थात कुछ वो एक अपोजिशन की एक प्रवृत्ति है उसमें कि जो उसकी गति का विरोध कर रहा है। ठीक, या जैसे पुस्तक को किसी वेग से मेज पे धक्का दे देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगी, वो किताब रुक जाती है। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि इन पिंडों पे ऐसा कोई बल एक लगता है जो उनकी गति का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है। ऐसे हम कहेंगे पहले सिंपल शब्दों में, बाद में हम देखेंगे कि वो गति का विरोध कर रहा है किस चीज़ का कर रहा है। तो इस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब घर्षण बल अगर हम सिंपली कहें, जैसे देखो एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले। माना ये कोई जो है बॉडी है, ये किसी प्लेन फर्श पे है और इसका मास क्या है? m। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। अभी ये इस प्रकार से किसी मेज पे किसी तल पे स्थिर है। ठीक, हम देख रहे हैं स्थिर है। तो इस पे अगर मैं कहूँ फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, तो सिंपली आप कहेंगे एक जो है गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर mg। दूसरा क्या लग रहा है? रिएक्शन, इस तल का रिएक्शन ना, समझ, तल का रिएक्शन जिसको हमने कहा सपोज r। अभिलंब प्रतिक्रिया, क्या बोलेंगे? अभिलंबवत या अभिलंब प्रतिक्रिया कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट प्लेन जिसमें ये सिचुएटेड है। वो प्लेन फर्श हो सकता है, टेबल हो सकता है, या कोई अदर चीज़ हो सकती है। तो दो फोर्स लग रहे हैं इस पर, साफ दिख रहा है आपको। एक R लग रहा है जो परपेंडिकुलरली क्या है? अपवार्ड है। एक mg लग रहा है परपेंडिकुलरली डाउनवार्ड है। टोटल ये फोर्स दो इस पिंड पे हमको दिख रहे हैं। अब हमको ये भी दिख रहा है कि ये पिंड क्या है? विराम में है। अभी तो विराम में है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बल क्या होंगे? संतुलित हैं, या दोनों क्या हैं? बराबर हैं, क्योंकि दिशा क्या है? दोनों की विपरीत है। तो इसलिए हम लिख देते हैं R = mg। क्लियर? ये हमको पता है R = mg। अब हमने करना क्या है कि हम इस पर एक बल लगा रहे हैं। देखो अदर सिचुएशन ये बनती है, हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस प्रकार से। एक्सटर्नल फोर्स माना इस दिशा में। क्लियर हो गया? ये इस दिशा में फोर्स हैं। तो अब इस पे अगर हम बोलें क्या क्या फोर्स हैं, यहाँ पे है mg, यहाँ पे है r। बुक्स में कहीं कहीं r और mg को शिफ्ट किया है, दरअसल वो दोनों एक बिंदु पे लगे हैं। ऐसे दिखाया ना पैरेलल, वो एक पैरेलल ऐसे फोर्स नहीं है। इसको mg कह दिया है, कहीं पे कोई पिंड इस प्रकार से लगाया हुआ दिखा दिया, ठीक है, किताबों में, और इसको r ऐसे कहा गया। तो वो भी ठीक है, वो उसमें लिखा गया स्पष्ट कि ये अलग अलग, ये समांतर फोर्स नहीं है, एक बिंदु पे लग रहे हैं इस प्रकार से। तीन फोर्स एक बिंदु पे लगे। अब देखिए, और ये बल हमने क्या लगाया? छोटा सा। ये बल बाह्य बल हो गया, इसको हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स। बाह्य बल हमने इस पे लगाया, पिंड पे बाहरी बल लगा दिया छोटा सा। अब एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा है और छोटा सा बल लगाए, जैसे मेज में किताब रखी है, छोटा सा बल लगाए, बहुत थोड़ा सा, यानी उसको गति प्रदान नहीं की, थोड़ा सा बल लगाया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस पे बल लग रहा है, और न्यूटन का नियम ये भी कहता है कि अगर इस पे कोई बाह्य बल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तब इस पिंड पे जिसका कि मास कितना है? m, तब इसमें एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, a = F/m। ये कहता है न्यूटन का द्वितीय नियम। कितना भी छोटा आपने बल लगाया उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी छोटा आपने बल लगाया, कुछ ना कुछ उस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें होनी चाहिए।
या उसमें गति उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसे भी दूसरे शब्दों में कहेंगे कि गति उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन हमने छोटा बल लगाया, गति उत्पन्न नहीं हुई। क्लियर? इस कंडीशन में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि यानी इस पे जो है कोई और एक, इन 3 बल जो हमको दिख रहे हैं जो नोन है, इन 3 बलों के अतिरिक्त एक अन्य बल और जरूर लगना चाहिए जो कि इसको बैलेंस कर दे और इसके बराबर होगा और इसके दिशा में विपरीत होगा। क्योंकि इस पे तो हमको क्या दिख रहा है, अभी ये क्या है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0, v 0 है, v 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, जबकि दूसरा नियम कह रही है चीज़ है। तो यानी ये भी गलत नहीं हो सकता ना, ये तो न्यूटन ने कहा था, तो ये अपने आप में सही बात है और हमको दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, पिंड विराम में है। तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इस पे कहीं ना कहीं एक बल और एक्स्ट्रा लगना चाहिए इन्हीं बिंदु से गुजरता हुआ, इसी के ठीक विपरीत दिशा में, जो कि इसको क्या कर दे, काउंटर कर दे या बैलेंस कर दे। तब हम इसको इस प्रकार से करते हैं, वही गुटका है, ठीक, वही प्लेन है, ये इंट्रोडक्शन हो रहा है और ये फोर्स लगा F स्थल के समांतर इस प्रकार से, यहाँ पे लगा फोर्स mg, m इसका मास हो गया और ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन में जिस तल पे है वो उसकी रिएक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ये पैरेलल टू दिस प्लेन। तब हमने कहा एक और फोर्स कहीं ना कहीं लगना चाहिए इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं Fs, यानी यहाँ पे है तो इसके समांतर बल, तल के समांतर गति का विरोध कर Fs, इस प्रकार से। और उस केस में कहते हैं क्योंकि ये दोनों पिंड क्या है, पूरा पिंड संतुलन में, क्या है, संतुलन में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब हम कहते हैं चूंकि जो है पिंड विराम में है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि Fs = F। ये हमारे कंडीशन आ गई। क्योंकि पिंड क्या है, यहाँ पे विराम में है, गति नहीं कर रहा है, तो जो ये Fs जो हमने कहा चौथा एक फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, वो ये फोर्स ये है और वो क्या होगा, इस बाहरी फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स F के ठीक बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा। क्लियर? ये चीज़ इस प्रकार से होनी है। जैसे जैसे हम जो है इस बाहरी फोर्स का मान बढ़ाएंगे, इस Fs का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पिंड गति करने ही वाला होता है, यानी उस कंडीशन के बाद हमने अगर F को बढ़ा दिया, तब जो है पिंड क्या करेगा, स्लाइड करने लगेगा, ये मूवमेंट करने लगेगा, वो गति की अवस्था हो जाएगी। तब Fs को हम Fs न करके क्या बोलते हैं, Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो बल है इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स है वो, स्थैतिक घर्षण बल। क्लियर? Fs क्या है, S फॉर स्टैटिक, तो Fs क्या है, स्थैतिक घर्षण बल। इस बल को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, ये हमको ध्यान में रखना है, ये आप नोट कर लें थोड़ा सा। अच्छा, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर या किसी दूसरे तल पर फिसलता है या गति करता है, या गति करने वाला होता है, जैसे यहाँ पे अभी गति नहीं हुई है लेकिन करने वाला है, तब जो है पिंड पे, प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड पे, एक तल दूसरे तल पे एक घर्षण बल लगाता है या एक बल लगाता है जो कि संपर्क तलों के समांतर होता है। संपर्क तल क्या है, ये गुटके का ये निचला वाला हिस्सा और ये संपर्क तल, इनके समांतर है, देखो पैरेलल, ठीक। तो संपर्क तलों के समांतर होता है जो बल, और गति की दिशा के विपरीत होता है। यह बाहरी लगाए गए बल के विपरीत होता है। अगर बल गति नहीं हो रही तो एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये बल सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। अर्थात कोई पुस्तक हम मेज पे जो है बाएं से दाएं की ओर खिसकाएंगे तो पुस्तक पे घर्षण बल दाएं से बाईं ओर लगेगा, ये हमको समझना है। दो तलों के बीच जो घर्षण बल है वो सापेक्ष गति के पूर्व भी विद्यमान हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये गति के पहले विद्यमान है, ये हमको देखना है। तो स्थैतिक घर्षण बल, अच्छा इसका कारण क्या है, पहले कारण में आते हैं फिर इसको और डिफाइन करते हैं। कारण क्या है, अगर सिर्फ एक शब्दों में, एक लाइन में इसका कारण कहें तो ये जो है दोनों पिंडों के या दोनों तलों के
अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है। दोनों तलों या दोनों अणुओं के बीच, दोनों तलों के अणुओं के बीच जो पारस्परिक क्रिया है, इंटरेक्शन है, उससे क्या होगा, ये फोर्स उत्पन्न होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसमें थोड़ा सा कारण जैसे इस प्रकार से भी क्या होता है, कोई भी तल अगर हम देखें तो उसमें जो है बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लें तो कोई भी तल जो हमको समतल दिख रहा है उसमें क्या है, इस प्रकार से असमतल के गुण भी हो सकते हैं। तब जब वो एक दूसरे पे गति करेंगे तो ये इसके गड्ढों में इस प्रकार से फंसेंगे ना, इंटरलॉकिंग सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस प्रकार से इंटरलॉकिंग सी हो जाएगी। और वही इंटरलॉकिंग क्या है, इसका घर्षण का एक कारण है। और उसका डिटेल में कहेंगे तो ज़्यादा वैज्ञानिक स्वरूप से हम ये कह सकते हैं कि अणुओं के बीच जो पारस्परिक क्रिया है उस कारण घर्षण उत्पन्न होता है। ये क्लियर। अब बात कर रहे थे हम स्थैतिक घर्षण की, फिर कुछ पॉइंट वगैरह इसमें लिखेंगे अभी। ये बल हमने लगाया, अब हमने कहा एक ऐसी कंडीशन आती है कि जैसे जैसे हम बाहरी बल को बढ़ाते जाते हैं, बाहरी बल को, एक्सटर्नल फोर्स F को बढ़ाते जाएंगे तो एक अवस्था के बाद पिंड गति करने लगता है। एक अवस्था के बाद या एक स्टेट के बाद हमारा पिंड गतिशील हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको बना दें, तब देखिए R इस प्रकार से mg, ये संपर्क तल हो गया कहीं पे, तल इस प्रकार का रुक्ष है, गति कर रहा है वो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल रबड़ गए, इस प्रकार है कि पिंड उसमें जाए और वो नीचे बैठ जाए, रुक्ष दिखा रहा है ना, पिंड नीचे नहीं जा सकता है। हमने लगाया एक फोर्स इधर की ओर F, और इसमें हमने कहा यहाँ पे क्या होता है उत्पन्न, एक Fs या Fk, तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, किताबों में इस प्रकार भी लिखा गया है। एक्चुअली वो क्या है, एक बिंदु पर लगे तो बैलेंस हो रहे हैं, इस प्रकार से इसको दिखाया गया है। ये Fs स्टैटिक घर्षण हुआ। अब बाहरी बल को हमने अगर बढ़ा दिया धीरे धीरे, यदि पिंड गतिशील है, हमने कहा यदि पिंड गतिशील है, यदि पिंड गतिशील है, तब उस केस में क्या होता है, Fs न करके हम कहते हैं Fk। क्या कहते हैं, Fk। Fk, Fs किस में चेंज हो जाएगा, Fs चेंज हो जाता है Fk में, Fs चेंज हो जाता है Fk में। K है काइनेटिक फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, फिसल रहा है अब वो इसके ऊपर, तभी क्या बन जाएगा, जो घर्षण है, जो गति का या सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है वो क्या होगा, गतिज घर्षण होगा। तब स्थैतिक घर्षण ऐसा घर्षण है कि जो क्या है, गति नहीं हो रही तब भी है, ये इसके ऊपर रखा गया है, छोटा सा मैंने एक फोर्स लगाई, इस पर अप्लाई किया, ये मूव नहीं कर रहा आगे की ओर, इसको इसमें फ्रिक्शन है, वो फोर्स है जो इसका जो है इस फोर्स के क्या अपोजिट लग रहा है इस साइड को, जिसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। एक स्थिति ऐसी आती है कि मैं बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो ये आगे स्लाइड करने लगेगा, तो स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, अर्थात स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिसके बाद पिंड जो है चलने वाला होता है या फिसलने वाला होता है, इसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख देंगे, ये आप नोट कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम पॉइंट पे आते हैं। स्थैतिक घर्षण के लिए हमने कहा Fs इक्वल टू F होगा। जैसे जैसे हम बाहरी फोर्स बढ़ाएंगे, ये विरोध करने वाला जो घर्षण बल है वो भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि बाहरी फोर्स इतना लग जाता है कि पिंड गति करने वाला होता है और ये घर्षण और अधिक नहीं बढ़ेगा, तब उसको बोलेंगे सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद पिंड गतिशील हो जाता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहले कि स्थैतिक घर्षण के सीमांत घर्षण बल क्या हुआ, देखिए सीमांत घर्षण बल ये क्या हुआ, स्थैतिक
घर्षण बल का अधिकतम मान, ठीक, कि Fs जो है मैक्सिमम है, तब वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण जो है अधिकतम हो गया, मैक्सिमम हो गया है, तब उसको कहा सीमांत घर्षण। घर्षण बल की जो है स्थैतिक घर्षण बल की सीमा का अंत हो गया, सीमांत, लिमिटिंग। उसके बाद पिंड क्या होगा, मूव कर जाएगा। पिंड मूव करेगा तो वो घर्षण बल चेंज होके स्थैतिक घर्षण क्या बनेगा, गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण। सर्पी यानी फिसलना, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये F mg, ये R और यहाँ Fs, इस प्रकार से ये एक्सटर्नल फोर्स है F। तो जैसे जैसे हमने कहा F को बड़ा Fs बराबर F होता है सीमांत घर्षण के अंदर। एक ये भी आप इसमें कंडीशन लिखेंगे कि सीमांत घर्षण के अंदर जब तक सीमांत घर्षण है तब तक क्या कंडीशन होती है हमारे पास, तब तक होता है Fs = F। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन पे हैं हम, है ना, पिंड मूव करने ही वाला होता है उससे पहले, तब क्या हो जाएगा, ये Fs क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है F के उस सीमा तक। यदि हमने F खत्म कर दिया, अभी एक्सटर्नल फोर्स हमने F खत्म कर दिया तो F भी 0। यदि जो है F बराबर 0, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, Fs = 0। अर्थात अगर बाहरी फोर्स शून्य है, किसी पिंड पर, स्थिर पिंड पर बाहरी फोर्स शून्य है, तो उसका जो है स्थैतिक घर्षण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। स्थैतिक घर्षण कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। उसका ओरिजिन या वो उत्पन्न तब होगी जैसे ही हमने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये क्लियर है। किताब रखी हुई है तो रखी हुई, अभी कोई इसमें हम कहेंगे इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, 0, क्योंकि कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। RMG है, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। क्लियर। जैसे ही मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ F, स्टैटिक घर्षण शुरू, Fs उसी क्षण उत्पन्न हो जाता है, विरोध करने लग जाता है। तो इसलिए हमने लिखा यदि F = 0 तो Fs also 0। सीमांत घर्षण के अंदर Fs बराबर F के होता है, ठीक। तो इसकी माप क्या देंगे हम, बाहरी फोर्स के बराबर स्थैतिक घर्षण की। तो गति प्रारंभ करने के लिए क्या है, इसका मतलब क्या है, ये लिमिटिंग फोर्स है। सीमांत घर्षण बल क्या है, एक लिमिटिंग फोर्स है, या स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। इस बल से थोड़ा सा भी हमने ज़्यादा बल लगाया तो गति शुरू हो जाएगी। तो यानी गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल, इसको ही हम क्या लिखेंगे, सीमांत घर्षण बल। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बल, गति प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम बल। ये मिनिमम फोर्स इतना हमको अप्लाई करना ही पड़ेगा किसी पिंड पे। इससे कम करेंगे तो पिंड मूव नहीं करेगा, कभी भी जो है उसमें गति नहीं होगी, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उसका विरोध करेगा। कम से कम इतना बल लगाना है, इससे थोड़ा ज़्यादा लगा जाए तो मूव कर जाएगा पिंड। क्लियर हो गया। तो गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल है, और जैसे ही हम आरोपित बल या बाहरी बल को F को बढ़ाते हैं, पिंड या गुटका चलने लगता है। ये क्लियर है। ये सीमांत घर्षण बल है। इसके विशेष जो कुछ नियम या कुछ कंडीशन थी वो हमने देखी है। अब सीमांत घर्षण बल के जो है नियम देखेंगे। यही कुछ नियम क्या हैं, घर्षण के भी हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में भी आएंगे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी आएंगे। ये हमको ध्यान रखना है। और ये जो नियम हैं ये सिर्फ प्रयोग पे या प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कारण ये नियम निकाले गए हैं। तो सबसे पहले सीमांत या अधिकतम स्थैतिक बल, अधिकतम स्थैतिक बल या सीमांत घर्षण बल, इसका परिमाण संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और क्षेत्रफल भी नहीं। तो देखो ये मैं मिटा देता हूँ, क्लियर, चलो रहने दो एक मिनट, कि सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर, संपर्क तलों
के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? पहला पॉइंट सीमांत घर्षण बल। ठीक। दूसरा पॉइंट सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर, नेचर क्या है उसका, नेचर पे डिपेंड करेगा। किस प्रकार से, कितने खुरदरे हैं, कितने स्मूथ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि संपर्क तलों की प्रकृति, नेचर, प्रकृति व खुरदरेपन पर निर्भर करता है। ये ध्यान में रखना। पूछा जाता है कि सीमांत घर्षण बल या घर्षण बल के नियम, तो यही नियम में आता है। गतिज घर्षण में भी कुछ नियम सेम है। तो जो घर्षण बल है हमारा, वो संपर्क तलों के आकार और क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ जो है वो दो तल जो एक दूसरे पे फिसल रहे हैं, जिसमें कोई वस्तु फिसल रही है, उनकी जो है प्रकृति, नेचर क्या है, उनका खुरदरापन या स्मूथनेस कितनी है। ठीक, पहली चीज। दूसरा जो है, दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के समांतर होता है, दिशा जो है विपरीत होती है। अगर हम सीमांत की जगह घर्षण बल ही कहें, घर्षण बल क्या होगा, संपर्क तलों के समांतर, संपर्क तलों के समांतर, संपर्क तलों के समांतर होता है। दिशा जो है इसकी, दिशा जो है इसकी दिशा गति, और इसमें भी सापेक्ष गति, ये ध्यान में रखना, सापेक्ष गति, इसकी दिशा सापेक्ष गति या गति की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। फोर्स है वो, काइनेटिक फ्रिक्शन एक फोर्स है। फोर्स है तो उसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड हमने कहा कि सीमांत घर्षण की सीमा के अंदर Fh = F मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल गया। संपर्क तल के समांतर हो रहा है और दिशा जो है सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत हो रहा है। दिए हुए तलों के लिए, अगर दो कोई दिया हुआ तल है, कोई वस्तु गति कर रही है, तो दो तल होंगे उसमें, एक तो वस्तु का निचला हिस्सा, दूसरा एक वस्तु का निचला हिस्सा, एक तल ये हो गया और एक जिसमें वस्तु रखी है, तो दो तल ये हो गए। दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण जो है, जो अविलंब प्रतिक्रिया है R, उसके जो है अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा ये है सीमांत घर्षण बल कि Fs = R। ठीक है, ये तीसरा नियम है, Fs = R। और इसी को लिखते हैं सीमांत घर्षण बल का नियम, इसी में आ जाता है कि ये इंप्लाई करता है Fs = μs × R। ये हमारा इस प्रकार से नियम है। यहाँ से भी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। Fs = μs × R, जहाँ μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसको हम लिख देते हैं, μs क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन घर्षण गुणांक है। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, संपर्क तल हैं, तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो घर्षण गुणांक है, ये तलों की, उन दो तलों की प्रकृति पे निर्भर कर, अर्थात भिन्न भिन्न तलों के लिए μs का मान भिन्न भिन्न होगा। किसी विशेष दिए हुए तल के लिए μs क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन अलग अलग तलों के लिए इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक μs है, जिसको घर्षण स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना तभी लागू होगा जब क्या होगा, सीमांत घर्षण बल होगा। ये वाला कब लागू होगा, जब जो है, जो स्थैतिक घर्षण बल है वो क्या है, अधिकतम है।
ठीक है, अधिकतम है। उससे पहले केस में क्या होगा कि एफ एस लेस देन म्यू एस इंटू आर। तो ये क्या है, केवल सीमांत घर्षण हेतु, घर्षण हेतु, ठीक, इसको ऐसे भी लिख दी। ये कंडीशन जो है, ये फॉर्मूला तभी होल्ड करेगा जब केवल क्या हो, सीमांत घर्षण होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तभी लागू होगा जब एफ एस का क्या हो, अधिकतम मान हो, सीमांत मान हो। तो ये तब हम करेंगे एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। अदरवाइज क्या होगा, एफ एस इज लेस देन म्यू एस इंटू आर। अदरवाइज क्या होगा, एफ एस इज लेस देन म्यू एस इंटू आर, एफ एस इज लेस देन म्यू एस आर। अदरवाइज ये फॉर्मूला होगा। तो सामान्य नियम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इन दोनों को मिला के कि स्थैतिक घर्षण के लिए चाहे अधिकतम हो या सीमांत घर्षण बल हो या सिंपल घर्षण बल हो, एफ एस इज, क्योंकि अन्य केस में जो घर्षण बल होगा ना, देखो ये हमने कहा ये बराबर कब होगा, जब सीमांत घर्षण होगा। तो जो बाकी घर्षण है वो सीमांत से कम है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। सीमांत घर्षण की स्थिति में बोलेगा, सीमांत स्थैतिक घर्षण के लिए, तब एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, एफ एस इज लेस देन म्यू एस इंटू आर, क्योंकि हमने बोला सीमांत घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। तो उससे पहले तक जो घर्षण था, स्थैतिक घर्षण, वो क्या है, कम है, सीमांत से कम होगा, तो लेस देन हो गया। ये क्लियर, ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। यदि जो है हम जो है अगर पिंड की दिशा, फोर्स इधर की बजाय इधर लगा दें, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है अपनी डायरेक्शन बदल के इधर को लगा देगा। ये क्लियर है। तो वो इसकी डायरेक्शन के अनुसार अपने को एडजस्ट करता है, ये हमको ध्यान में रखना है। आर और एम जी की दिशा तो वही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एफ एस की दिशा सदैव एफ के विपरीत होगी, जो बाहरी बल लगाएंगे उसके विपरीत होगी। ये कुछ पॉइंट हैं, इसको आप पॉइंट आउट कर दें। थोड़ा सा और पॉइंट देखिए, घर्षण सदैव जो है सापेक्ष या आपेक्ष गति का विरोध करता है। एक पॉइंट इसमें लिख देना है कि घर्षण सदैव आपेक्ष सापेक्ष सापेक्ष गति का विरोध करता है, केवल गति का नहीं, केवल गति का नहीं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से कि घर्षण बल जो होगी या फ्रिक्शनल है, घर्षण बल को ही हम घर्षण भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। घर्षण कह रहे हैं तो घर्षण बल से तात्पर्य है घर्षण सदैव जो है आपेक्ष या सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मूवमेंट, उसका विरोध करता है, केवल गति का विरोध नहीं करता है। इसलिए हमने कहा था गति का कर रहा है, किसका कर रहा है ये बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि घर्षण बल जो है हमेशा सापेक्ष या आपेक्ष गति का विरोध करता है, गति का नहीं। इसका क्या तात्पर्य है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये आप नोट कर लें प्लीज़, ये पॉइंट आउट है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपका जो घर्षण बल से संबंधित इतने टॉपिकों पे जो समस्या थी वो सारा इसमें समाधान हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। तो ये आप नोट कर लें। अब लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि घर्षण जो है गति का नहीं बल्कि सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण गति का नहीं वरन सापेक्ष गति का विरोध करता है। स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है पेपर में, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि घर्षण जो है गति का नहीं बल्कि सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो देखिए, अगर ये कोई पिंड है, mg हो गया, r हो गया, f हो गया, ठीक, और यहाँ कहीं लगेगा, इसी बिंदु पे लगेगा, उसको हमने fs का विपरीत, ये हो गया। घर्षण जो है हमने किसी पिंड पे इस पे रखा है। अब अगर आप इमेजिन करिए कि अगर जो है मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है तो एफ के हो जाएगा। अभी एफ के पे भी आते हैं, इधर वी वेग से चलने लग गया, हमने बल लगाया और गुटका वी वेग से इधर चलने लग गया। उसी वी वेग से अगर गुटके के नीचे का तल भी चलने लगे, क्लियर है, उसी वी वेग से जब हम कह रहे हैं कि गुटका वी वेग से चल रहा है, तो इसका तात्पर्य है गुटका जो है धरती के सापेक्ष या मेज के सापेक्ष क्या है, वी वेग से गतिशील है, ऐसे इसने होना है। अगर हम कहें वो मेज का तल भी या वो फर्श जिसमें गुटका रखा गया, खुद ही वो फर्श भी जो है वी वेग से ही चले, ये भी क्या चले, वी वेग से, दोनों का सापेक्ष वेग क्या हो गया, नील। अरे ये भी वी वेग से जा रहा है, जैसे देखो ना,
अगर ये है, ये ऐसे चल रहा है अभी, तो ये सापेक्ष v वेग से चल रहा है, सापेक्ष वेग हो गया ना, ये इसके स्थिर है। अब ये ऐसे चला तो ये भी ऐसे उतना आगे निकल गया ऐसे, तो ये लगेगा ये स्थिर है। तो सापेक्ष वेग क्या हो गया यहाँ पे, अभी जो है सापेक्ष वेग, क्योंकि सापेक्ष गति या सापेक्ष वेग बराबर क्या है 0। सापेक्ष वेग यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। या सापेक्ष गति नहीं हो रही है, गति तो हो रही है, अलग अलग आप देखेंगे कि गुटका भी चल रहा है, अलग अलग आप देख रहे हैं निचला तल भी चल रहा है, गति हो रही है, लेकिन सापेक्ष गति शून्य है। तो यहाँ पे देखो गति इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं, गति तो हो रही है अलग अलग दोनों पिंडों की, लेकिन जब तल के देख रहे हैं सापेक्ष गति, तब सापेक्ष गति क्या है, शून्य है, क्योंकि जिस वेग से पिंड जा रहा है उसी वेग से वो संपर्क तल भी मूव कर रहा है उसी दिशा में, तो सापेक्ष वेग 0 हो गया। इसलिए घर्षण बल शून्य होगा, यहाँ पे घर्षण बल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर से घर्षण बल हमने कहा कब कब शून्य होगा, जब यदि बाहरी फोर्स F 0 हो गया तो स्टैटिक घर्षण बल शून्य। यदि जो है गति सापेक्ष गति शून्य हो गई तो घर्षण बल शून्य, भले ही उसकी गति हो रही पिंड की। तो इसलिए हम कहते हैं कि घर्षण जो है गति का नहीं वरन सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये पॉइंट आशा करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये सीमांत घर्षण के नियम भी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा गतिज और सर्पी घर्षण की तरफ हम चलते हैं, ये आप नोट कर लें, गतिज और सर्पी घर्षण। तो जब जो है सरक रहा है एक दूसरे के ऊपर, या फिसल रहा है, या स्लाइड कर रहा है, या गति कर रहा है पिंड, उस घर्षण को हमने कहा सर्पी घर्षण। कि एक बार जब गति प्रारंभ हो जाती है तब दोनों तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, घट जाता है, तथा पिंड की गति को बनाए रखने के लिए कुछ कम बल की आवश्यकता होती है। गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल, कि गति के दौरान घर्षण बल, वो था विरामावस्था का घर्षण बल। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल क्या हुआ, देखो गति के दौरान घर्षण बल, इसको क्या कहते हैं, गतिज अथवा सर्पी घर्षण बल, घर्षण बल। और विरामावस्था के दौरान, विरामावस्था के दौरान घर्षण बल, इसको कहते हैं स्थैतिक, स्टैटिक है पिंड, स्थैतिक घर्षण बल। ये दो बलों में डिफरेंस है, मेनली पूछेगा क्या अंतर है, तो ये अंतर है। गति के दौरान किसी पिंड पे लगने वाला जो घर्षण बल है उसको बोलते हैं गतिज और सर्पी घर्षण बल, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और विरामावस्था के दौरान जो पिंड पे घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं स्थैतिक। तो विराम है तब भी पिंड पे घर्षण बल लग सकता है, ये हमको ध्यान में रखना है, हमेशा नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, पिंड मूव नहीं कर रहे, फोर्स तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन मूवमेंट 0 है, तो उस समय भी घर्षण बल लगता है, जिसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल या स्टैटिक फ्रिक्शन। तो प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि प्रयोगों द्वारा जो निष्कर्ष आया है कि गतिज अथवा सर्पी घर्षण ऑलवेज लेस देन स्थैतिक घर्षण, ये घर्षण बल, ठीक। ये हमारा एक नियम है कि गति के दौरान जो पिंड पे घर्षण बल लगता है वो कम होता है हमेशा विरामावस्था के दौरान लगने वाले घर्षण बल के, ठीक। इसका जो है और इसका मान, अच्छा ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन और सीमांत घर्षण। जब स्थैतिक घर्षण बल कह दिया तो सीमांत घर्षण बल से भी क्या होगा, कम होगा स्थैतिक घर्षण बल, और या इसी में कह देंगे लेस देन सीमांत घर्षण। कि गतिज और सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक या सीमांत घर्षण से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे या मतलब नहीं करना, दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग है। स्थैतिक क्या है, विरामावस्था में, सीमांत क्या है, स्थैतिक का मैक्सिमम। सीमांत घर्षण क्या हो गया, इस स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू। ये हमको क्लियर हो गया। तो गतिज घर्षण है हमेशा जो है स्थैतिक घर्षण Fs से कम होना है, अर्थात इसको बोलते हैं हम Fs, इसको बोलते नहीं, काइनेटिक है ना, F की,
इसको बोलते हैं एफ के काइनेटिक, इसको बोलते हैं एफ एस स्टैटिक। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एस। इसको ऐसे भी आप चाहो तो याद रखो, एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एस। ये हम जो है प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि किसी पिंड को विरामावस्था से चलाने के लिए, कोई बक्सा है, कुछ भी भारी चीज़ है, अगर उसको विरामावस्था से धक्का देकर चलाएंगे तो ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक। जबकि अगर एक बार वो गतिमान हो गया है तो दोबारा आप उसको गतिशील करेंगे तो कम फोर्स से ही वो फटाफट गतिशील, छोटे छोटे धक्के से ही वो आगे जाने लगता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। गतिमान करने के लिए बाद में एक बार अगर वो गतिशील हो गया तो उसके बाद उसकी गति को बनाए रखने के लिए हमको कम बल की आवश्यकता होती है। तो जब गुटका एक समान गति में होता है उस केस में क्या होता है कि गतिज घर्षण बल एफ के, वही घर्षण के नियमों से, जो नियम स्थैतिक घर्षण बल के थे वही नियम, जो नियम सीमांत घर्षण बल के थे वही क्या है, स्थैतिक गतिज घर्षण बल के भी हैं, ठीक। सीमांत घर्षण या घर्षण बल के नियमों को इस प्रकार से, तब वहां पे हम करेंगे कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक, और इसका मान स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होगा। म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी आप इसको कह सकते हैं। स्लाइड करें ना, पिंड अब जो है एक दूसरे पे चलने वाला है, फिसल रहा है, चल रहा है, चलने वाला नहीं, चल रहा है, फिसल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब इनमें आपस में संबंध क्या है, तो संबंध हो गया है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया था पहली कंडीशन, तो ऐसे भी आप लिख दो कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये भी इसका एक नियम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक सदैव जो है गतिज घर्षण गुणांक से क्या होता है, बड़ा होता है, गतिज घर्षण गुणांक कम होगा। ये भी डिपेंड किस पे करेगा, तलों की प्रकृति पे। किस पे डिपेंड करेगा, तलों की प्रकृति पे। जैसे हमने कहा म्यू एस, तो म्यू एस डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये इस प्रकार से आगे हम गतिज घर्षण भी ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो गति की अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं गतिज या सर्वी घर्षण बल। इसका मान सदैव विरामावस्था में लगने वाले घर्षण बल से कम होता है, चाहे वो सीमांत घर्षण बल ही क्यों नहीं है, ठीक, इससे कम होना है। अब नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, गतिज सर्फी हो गया, घर्षण कोण, ठीक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये आप नोट कर लें प्लीज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हम चलते हैं, लगभग लास्ट टॉपिक हमारा है। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चलेंगे पहले फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आनत पे जो समतल नहीं है, क्षैतिज प्लेन नहीं है, जो टेढ़ा प्लेन है उस पे जो है फ्रिक्शन, उसको देखेंगे। उसके बाद हमने देखना है रोलिंग फ्रिक्शन, एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन या लूटनिक घर्षण, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो घर्षण कोण की बात करें अगर, देखिए ये हमारे इस प्रकार से कोई गुटका था, ठीक, और ये इस प्रकार से यहाँ कहीं कांटेक्ट में है, मेज के संपर्क में है। लगने वाले फोर्सेस हमने कहा mg, यहाँ से इसका लंबवत ऊपर, क्योंकि विराम अवस्था ना ऊपर गति हो रही ना नीचे गति हो रही, तो इसके अंदर दोनों फोर्स एक ही बिंदु पे लग रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर, ये r हो गया। इस प्रकार से एक फोर्स हमने आगे को लगाया इस पे F, तो विरोध में एक विरोधी बल उत्पन्न हो गया जिसको बोला Fs, स्टैटिक को, जिसको क्या बोला Fs। घर्षण कोण, हम बात कर रहे हैं अब घर्षण कोण की। घर्षण कोण तो कौन सी चीज कब डिफाइन है, ये हमको ध्यान में रखना है। घर्षण कोण जो है डिफाइन है सीमांत घर्षण की अवस्था में, ठीक। घर्षण कोण कब है, सीमांत घर्षण की अवस्था, सीमांत घर्षण की अवस्था, ऑलवेज नहीं, सीमांत घर्षण की अवस्था में परिभाषित कि जब जो है
स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंच गया अपना, उस केस में हमने घर्षण कोण को डिफाइन किया है। जब सीमांत घर्षण अपने अधिकतम केस में पहुंच गया, अधिकतम मान को प्राप्त कर दिया है, तो सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल या सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs तथा अविलंब प्रतिक्रिया R, इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट, इन दोनों का परिणामी, सपोज हम कहते हैं ये है रिजल्टेंट, इसको आप x बोलो, p बोलो, कुछ बोलो, सपोज हमने p कहा माना, इन दोनों का परिणामी p, ये जो है अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ, नॉर्मल रिएक्शन है जो R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। और यदि माना ये कोण कितना है, माना ये एंगल करें हम थीटा एस, स्टैटिक है तो थीटा एस से दिखाया, ये एंगल माना क्या है, थीटा एस है, तब इस परिभाषा के अनुसार फिर से सुनिए कि घर्षण कोण क्या है, एक तो सीमांत घर्षण की अवस्था में परिभाषित है, तो घर्षण कोण हम कहते हैं कि सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत स्थैतिक घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया R, इन दोनों का परिणामी P माना, ये अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बना रहा है थीटा एस यहाँ पे माना, उसे घर्षण कोण कहते हैं। तो थीटा एस ये है, इसको हम घर्षण कोण कह रहे हैं। अब यहाँ पे घर्षण कोण करेंगे तो देखो ये तो इसको यहाँ क्या करो, इसको वेक्टर फ्यूजन अगर इस प्रकार से करें, ये एक ट्रायंगल बनेगा ना, तो यहाँ से जो है टेन थीटा एस लें जरा, टेन थीटा एस, ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये पैरेलल, ये समांतर इधर को है, ये लंबवत ऊपर को, तो पूरा कोण 90, ये भी 90 होगा, तो टेन थीटा एस लगाएंगे, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो ये वाला क्या है एफ एस, इधर को फोर्स क्या है एफ एस, टेन थीटा एफ एस बटे लंब बटे आधार आर, एफ एस अपॉन आर, फोर्स के रूप में, देखो फोर्स के रूप में टेन थीटा लगाए तो एफ एस अपॉन आर, क्लियर हो गया। या एफ एस बराबर एक और वैल्यू मिली हमको यहाँ पे, इसलिए एफ एस बराबर टेन थीटा एस इंटू आर, क्लियर। एक नियम स्टैटिक फ्रिक्शन का या सीमांत फ्रिक्शन के लिए एक नियम मिला कि एफ एस इक्वल टू टेन एस इंटू आर, और चूंकि हम जानते हैं सीमांत घर्षण के लिए हमको क्या पता है अभी नियमों से, सीमांत घर्षण के नियम से एफ एस इक्वल टू क्या होता है म्यू एस इंटू आर। इन दोनों इक्वेशन से एक और दो, समीकरण एक व दो से, एक और दो से देखिए, एफ एस बराबर टेन थीटा एस इंटू आर और एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, तो हम क्या निकालेंगे टेन थीटा एस बराबर म्यू एस। सिंपल हमारा जो है एक निष्कर्ष और निकल गया, टेन थीटा एस बराबर म्यू एस। ये फिर से इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा एस बराबर म्यू एस, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट के बराबर होता है, टेन थीटा है टेंजेंट, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, ये हम लिख देंगे एक कंडीशन, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। इस प्रकार से इसको कहेंगे टेन थीटा एस इक्वल टू म्यू एस, ये हमारा यहाँ पे निष्कर्ष आ गया है। तो ये था घर्षण कोण। ध्यान रखना है कि घर्षण कोण डिफाइंड है अधिकतम स्थैतिक घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण जिसको बोलते हैं, अधिकतम स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण, इसकी अवस्था में घर्षण कोण को हमने डिफाइन किया है। तब वो परिणामी रिजल्टेंट से जो कोण बना रहा है, ये आप यहाँ मत लेना, यहाँ नहीं है डिफाइन, ये डिफाइन है जो लंबवत ऊर्ध्वाधर जो है प्रतिक्रिया लग रही, उससे जो कोण बन रहा है इन दोनों के परिणामी का, परिणामी जिसको यहाँ पे पी कहा गया हमने, तब इसको कहा घर्षण कोण। तो घर्षण कोण और स्थैतिक घर्षण गुणांक में इस प्रकार से संबंध है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस घर्षण को। इसी के साथ जो है हम आज के टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाए जाएंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।